एक नए टॉपिक पर पहुंच गए हैं। पहले हमने पढ़ा था लास्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मानव विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये एक उपविषय है एक यूनिट का, और उसके अंदर कई सारे जो सब टॉपिक्स हैं। जैसे इसमें हम थोड़ा सा एक टॉपिक और भी लेंगे जो चाइल्डहुड, उसका एक पार्ट है। पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, पिछले काफी टाइम से चल रहा है, और प्रयास है कि आने वाले 15-20 दिनों में हम इसको पूरा भी कर देंगे। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो प्रारंभ करते हैं। स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास की अवस्थाएं। मानव विकास की अवस्थाएं हमको यह बताती हैं कि मानव का विकास किस अवस्था में कितना होता है। किस लिए जरूरी है? अध्यापक होने के नाते, कि हमें पता रहे कि हमारे सामने जो बालक बैठा है वो किस दिशा में उसने जाना है, और वो इस तरह की गतिविधियां कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है और हमें क्या करना है। ये जानने के लिए ये उपविषय जो है, ये जो यूनिट है, ये पढ़ना बड़ा अनिवार्य है। मानव विकास की अवस्था का अर्थ है परिवर्तन की एक प्रगतिशील श्रृंखला, जो परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप एक क्रमिक रूप से अनुमानित पैटर्न में होती है। इन्होंने ये कहा है कि इसका अर्थ क्या है। एक प्रगतिशील श्रृंखला है। श्रृंखला का मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एक जो परिवर्तन है वो देखने को मिल रहे हैं बच्चे में, जन्म से लेकर आगे जैसे जैसे वो जाता जाता है। परिपक्वता और अनुभव के परिणाम से ये आता है। जितना ज्यादा अनुभव होगा, जैसे जैसे वो मैच्योरिटी की तरफ, परिपक्वता की तरफ जाएगा, तो वो जो क्रमिक परिवर्तन है व्यवहार में, शारीरिक संरचना में, आचार में, विचार में, क्रियाकलाप में, विभिन्न तरह के जो बदलाव हैं वो देखने को हमें मिलते हैं। मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। ये संपूर्ण व्यक्तित्व के बदलाव की बात है, ये ऐसा कहा जा रहा है और कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि मानव का विकास निश्चित अवस्था के अनुसार त्वरित गति से चलता रहता है। एक अवस्था के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, इस तरह से जो अवस्थाएं हैं वो आनी ही आनी, और तेज गति से होता है। विकास की एक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न होती है। एक अवस्था में बच्चा जो कार्य करेगा वो दूसरी अवस्था में नहीं करेगा, बदलाव आ जाएगा, फिर तीसरी में नहीं करेगा, फिर चौथी में नहीं करेगा, फिर उससे अगली में नहीं करेगा। प्रत्येक अवस्था के अपने कुछ लक्षण होते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इन्हीं लक्षणों को पहचानने के लिए मानव मानव विकास की को विभिन्न अवस्थाओं में बांटा है। ये जो कैटेगराइजेशन किया गया है, ये जो बांट दिया गया है, बंटवारा किया गया है पूरे जीवन को अलग अलग अवस्थाओं के अंदर, ये किस लिए बांटा गया है? ताकि हम इन लक्षणों को पहचान पाए। मानव विकास की अवस्थाओं को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है गर्भावस्था, प्रेगनेंसी। दूसरा है शैशवावस्था, इन्फेंसी, जिसे जन्म से लेकर 5-6 वर्ष तक माना जाता है। प्रेगनेंसी है जब से भ्रूण गर्भ में पैदा होता है और उससे लेकर जो डिलीवरी होती है, जो 9 महीने का समय है। उसके बाद है बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष, जिसको चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। तीसरा है किशोरावस्था, जिसको एडोलसेंस स्टेज कहते हैं, 12 से 18 वर्ष। और पांचवी है प्रौढ़ावस्था, 18 वर्ष से ऊपर, अडल्टहुड। ये 5 बंटवारे किए गए हैं। ये यूनिवर्सल नहीं है, मतलब अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग जगहों पर आपको ये अलग अलग मिल सकते हैं। आयु के अंदर भी थोड़ा बदलाव हो सकता है, कोई 13 वर्ष तक जाए और प्रौढ़ावस्था को कोई 20 वर्ष के बाद बताए। इस तरह के कुछ बदलाव अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से किए हैं। ये एक सामान्य दृष्टिकोण में इसको 5 हिस्सों में मैंने बांटकर यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। 3 विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के जो कैटेगराइजेशन है वो मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ। पहला है रॉस के अनुसार मानव विकास की अवस्थाएं। रॉस ने 4 हिस्सों में इसको बांटा। पहला है युवावस्था, 1 से 3 वर्ष। दूसरा है पूर्व बाल्यकाल, 3 से 6 वर्ष। उसके बाद है उत्तर बाल्यकाल, 6 से 12 वर्ष। और उसके बाद है किशोरावस्था, जिसको 12 से 18 वर्ष का नाम दिया गया है। उसके बाद ईवी हरलॉक के ने भी इसको कैटेगराइज किया है, जिसमें जन्म से पूर्व की अवस्था, गर्भाधान के जन्म से लेकर दो जो 9 महीने का समय होता है, उसको उन्होंने पहली अवस्था माना है। उसके बाद शैशवावस्था, जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक। शिशुकाल, 2 वर्ष तक।
बाल्यकाल 2 से 11 या 12 वर्ष, बाल्यकाल 6 वर्ष तक। बाल्यकाल को इन्होंने दो श्रेणियों में बांटा है, पूर्व और उसके बाद उत्तर। उत्तर बाल्यकाल 7 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 11 से 13 वर्ष से लेकर 20-21 वर्ष तक की अवधि तक। ये ईबी हरलॉक का। इसी तरह है जेम्स का। जेम्स ने भी 4 हिस्सों में बांटा है। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष तक और प्रौढ़ावस्था 20 वर्ष से ऊपर की आती है। तो जितनी ज्यादा पुस्तकें आप पढ़ेंगे, जितनी ज्यादा तरह की आप अलग अलग स्टडीज में जाएंगे, तो आप पाएंगे कि इनमें विभिन्नताएं हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग श्रेणियों में रखा है। उम्र का फर्क रहा है, कईयों ने किसी एक श्रेणी को 2 हिस्सों में बांटा है, कईयों ने उसको एक श्रेणी के रूप में लिया है। अब बात करते हैं चाइल्डहुड की। पीछे बात हुई मानव के जो स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट है उसकी। विद्वानों ने बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक माना है, ज्यादातर इस पे एग्री हैं। इस प्रकार से शैशवावस्था एवं किशोरावस्था के मध्य की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था जिसको इन्फेंसी कहते हैं, किशोरावस्था जिसको एडोलेसेंस कहते हैं, उनके बीच की जो अवस्था है उसको बाल्यावस्था कहा गया, चाइल्डहुड। शैशवावस्था पूरी करने के बाद बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। जैसे ही शैशवावस्था पूरी होती है, 5, 5.5, 6 साल की उम्र में, उसके बाद वो बच्चा बाल्यावस्था में आ जाता है। इस अवस्था में बालक में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें अभिभावक और अध्यापक आसानी से समझ नहीं पाते। वो समझने बड़े अनिवार्य है, क्योंकि हमने बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है। और बालक ऐसी क्रियाएं क्यों कर रहा है, बालक ऐसे हरकतें क्यों कर रहा है, वो हम तभी कर पाएंगे जब हम उसकी इस अवस्था को समझ पाएंगे। शैशवावस्था में बालक का शरीर और मन दोनों अविकसित दशा में होते हैं, ज्यादा विकसित नहीं होते। वह प्रत्येक बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, परंतु बाल्यावस्था में प्रवेश करने के बाद बालक आत्मनिर्भर होने लगता है। खुद उसके अंदर एक स्व विवेक पैदा होने लगता है, आत्मनिर्भरता की तरफ चल पड़ता है। उसका बाहरी प्रवेश से संपर्क बढ़ता है, वो घर से बाहर निकल चुका है, मित्र मंडली है उसकी एक, विद्यालय जाने लगेगा, उसका एक अलग समाज होगा, तथा जिज्ञासाओं में तेजी से वृद्धि होती है। प्रश्न बोझ पूछता है इस अवस्था में बालक। ये चिड़िया है, ये ऐसे क्यों बैठी है, ये ऐसे पंख क्यों हिला रही है, ये ऐसे चोंच क्यों मार रही है, ये उड़ती कैसे है, ये हमारे से दूर क्यों भाग जाती है, आपसे सैकड़ों प्रश्न वो पूछे। इसलिए वह अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करता है। इस अवस्था में जहां वह बच्चा होता है, वहीं वह बड़े होने का भी अनुभव करने लगता है। दो तरह की फीलिंग उसमें आने लगती है। उसकी गतिविधियों का दायरा बढ़ जाता है, वह ऐसे ऐसे कार्य भी करना पसंद करता है जिसमें उसे आत्म गौरव की अनुभूति हो। वो कोई बड़ा काम करके आपको दिखाना चाहेगा, मैंने तो ये उठा लिया। चोट भी खाते हैं इस मामले में बच्चे, मैंने तो ऐसा कर लिया। वह आनंदमयी और सृजनात्मक कार्यों की ओर तेजी से अग्रसर होने लगता है। जिन चीजों से उसे मजा आता है वो कार्य करेगा। तोड़ फोड़ कर, किस चीज को खोल कर खिलौने को कुछ नया बनाने की कोशिश करेगा। इस तरह की गतिविधियां उसमें इस अवस्था में देखने को मिलती है। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का प्रारंभ होता है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। यहाँ से उसकी पर्सनैलिटी को हम फ्रेम कर सकते हैं अच्छे तरीके से। उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यहाँ से अगर हम ठीक करें तो बेहतर हो सकता है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि एवं इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। ये चीजें अब उसमें निर्मित हो रही। ब्लेयर, जॉन्स एंड सिम्पसन ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है, शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। पढ़ाने का जो बात है, इससे बेहतर कोई अवस्था नहीं हो सकती। जो शिक्षक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं, उन्हें बालकों का, उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं एवं उनकी परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती है। कि जो टीचर इनको डील कर रहे हैं, 6 से 12 वर्ष की आयु में जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को क्या क्या चीजों का पता होना चाहिए, बालक ऐसा है क्यों है, उसकी आधारभूत आवश्यकता है, वो क्या चाहता है, उनकी समस्याएं क्या आ सकती है, उसके लिए मुझे कैसी परिस्थितियां बनानी है पढ़ाने के लिए, ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन ने इस बात पर जोर दिया है। कोल व बुश ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए लिखा है, वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। मगर आपके घर में ऐसे बच्चे हैं, तो आप जैसे जैसे हम आगे उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे,
तो हम देखेंगे कि वो बच्चे वैसी ही गतिविधियां कर रहे हैं। और फिर हम उसकी शिक्षा की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, तो अगर हम वैसा कोई व्यवस्था कर दें घर पे तो वो ठीक हो जाए। कुप्पुस्वामी एक भारतीय मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा है कि इस अवस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। उदाहरणार्थ 6 वर्ष की आयु में अनोखे परिवर्तन होते हैं कि उसका स्वभाव उग्र हो जाता है, वह लगभग सब बातों में न या नहीं में उत्तर देता है। 7 वर्ष की आयु में वह उदासीन होता है और अकेला रहना पसंद करता है। 8 वर्ष की आयु में उसमें अन्य बालकों से सामाजिक संबंध स्थापित करने की भावना प्रबल होती है, दोस्ती बढ़ाएगा वो इस उम्र में आकर। 9 से 12 वर्ष की आयु में विद्यालय में उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रह जाता, वह कोई नियमित कार्य न करके कोई महान और रोमांचकारी कार्य करना चाहता है। इस तरह के बदलाव को कुसुमामू ने बताया कि इस अवस्था में बच्चों में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हम बच्चों के अंदर हमें देखने को मिले। पहला है शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। ठहराव आ रहा है, स्थिरता आ रही है। इस काल में शैशवावस्था की अपेक्षा मानसिक एवं शारीरिक विकास की गति में स्थिरता आ जाती है। मतलब बालक के शरीर और मस्तिष्क में दृढ़ता आती है। अब वो जो अटेंशन स्पैन है, उसकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है। और शारीरिक विकास की गति थोड़ी सी मंद हो जाती है, परंतु वो स्थायी होती है। बच्चा शारीरिक रूप से मजबूत होने लगता है। आकार में ज्यादा तेज गति से नहीं बढ़ेगा, परंतु वो मजबूत होगा। अगला है मानसिक योग्यता का विकास। इस अवस्था में बालकों में सभी आवश्यक मानसिक योग्यताएं विकसित होने लगती है। वह मूर्त और प्रत्यक्ष वस्तुओं के लिए सरलता से चिंतन कर लेता है, जो उसके सामने है उनके बारे में वो देख सकता है, उनको बता सकता है, उनको समझ सकता है, उनके बारे में वो चिंतन कर सकता है। समझने, स्मरण करने, तर्क करने आदि योग्यताएं विकसित होने लगती हैं। चीजों को समझता है, याद रखने लगता है और उस पर तर्क भी करने की कोशिश करता है। उसके बाद है प्रबल जिज्ञासा की प्रकृति। मैंने कहा कि वो 1000 प्रश्न पूछेगा, वो सैकड़ों प्रश्न पूछेगा, वो बार बार प्रश्न पूछेगा। बाल्यावस्था की एक मुख्य विशेषता बालक में प्रबल जिज्ञासा की प्रकृति का होना है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके बारे में प्रश्न पूछकर हर प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। बस से जा रहे हैं, कुछ दिखेगा वो पूछेगा। ट्रेन से जा रहे हैं, कुछ दिखेगा वो पूछेगा। कोई भी चीज उसको दिख रही है जो उसके ऑब्जर्वेशन में आ रही है, वो जरूर पूछेगा उसके बारे में। वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए माता पिता व घर के अन्य सदस्यों से प्रश्न पूछता है। मैं कहता हूँ ढेरों प्रश्न पूछता है। बालावस्था में बालक क्यों और कैसे भी जानना चाहता है। ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हो जाता है, ये क्यों होता है, किस लिए होता है, इस तरह की चीजें। वास्तविक जगत से संबंध। बाल्यावस्था में बालक काल्पनिक जगत से निकलकर वास्तविक जगत में विचरण करने लगता है, क्योंकि वो अब समाज के संपर्क में आ गया है। वह वास्तविक जगत की प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होता है तथा इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। अगला है सामूहिक खेल कूदों में भाग लेने की प्रवृत्ति, ग्रुप एक्टिविटीज जिसको हम कहते हैं। बाल्यावस्था में बालकों में सामूहिक खेल कूदों में भाग लेने की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है और बालक बालिकाएं अपने समूह वर्ग के सामूहिक खेल कूदों में भाग लेते हैं। प्राय बालक बालिकाएं अपनी अपनी टोली बनाकर खेलना पसंद करते हैं। उनका एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है और वो किसी न किसी एक टोली का सदस्य भी होता है। अगला है रचनात्मक कार्यों में रुचि। बाल्यावस्था की एक विशेषता है यह भी है कि बालक रचनात्मकता की ओर प्रवृत्त होता है। अपनी अपनी रुचि के हिसाब से, लड़के अपनी रुचि के हिसाब से, लड़कियां अपनी रुचि के हिसाब से रचनात्मक कार्य करने लगते हैं। ड्राइंग पेंटिंग करने लगेगा, कुछ कटिंग का कार्य करने लगे, कुछ सृजनात्मक जो कार्य है वो करेगा। आत्मनिर्भरता आती है उसमें। बाल्यावस्था में बालक में आत्मनिर्भरता का विकास हो। आप उसको नहला रहे हो, मैं नहा लूंगा। आप उसको कपड़े पहना रहे हो, मैं पहन लूंगा। इस तरह के कार्य जो है वो अपने आप करने लगता है। दैनिक कार्य दूसरों पर आश्रित नहीं रहता है। दैनिक कार्य जो स्वयं करने लगता है, जैसे लिखा भी गया, नहाना, कपड़े पहनना, भोजन करना, स्कूल जाने की तैयारी इत्यादि। सामाजिकता की भावना का विकास। अब वो सोशल हो रहा है, उसको अपने मित्र अच्छे लगने लगते हैं, उसको अपना जो ग्रुप है वो अच्छा लगने लगता है। इस अवस्था में उसमें सामाजिकता की भावना का विकास होने लगता है। वह विभिन्न व्यक्तियों, हम उम्र बालक बालिकाओं से मिलना पसंद करता है तथा उनके संपर्क में आकर आनंद का अनुभव करने लगता है। विद्यालय का वातावरण विशेष रूप से प्रभावित करता है उसको। अनेक बातें सीखने की कोशिश करता है, घर आकर बताता भी है, मैंने आज ये किया, मेरे दोस्त ने ऐसे कहा, उसने ये कहा, वो वैसे हुआ। ये वाली चीजें उसके अंदर आती है। अगला है नैतिक गुणों का विकास। बाल्यावस्था में बालक में नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। स्ट्रेंग
एक साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने बताया 6, 7, 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे का ज्ञान तथा न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी तथा सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। अगला है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। बहिर्मुखी दूसरे लोगों से संबंध बनाता है। इस अवस्था में बालकों में बहिर्मुखी प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। बाहर घूमने, बाहर की वस्तुओं को देखने, दूसरों के प्रति जानने आदि में रुचि प्रदर्शित करने लगते हैं। संवेगों पर नियंत्रण, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना थोड़ा थोड़ा सीख रहा है। उचित अनुचित में अंतर करने लगता है। अब मुझे रोका जा रहा है तो क्यों रोका जा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, इस तरह की जो चीजें हैं वो बच्चा इस अवस्था में सीखता है। तो यहाँ पर अगर हम उसे अच्छे और बुरे का हम उसे ज्ञान दें तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से सीख सकता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति, वो चीजों को इकट्ठी करने लगता है, अलग अलग तरह। वो चित्र हो सकते हैं, वो कोई क्रिएटिव आर्ट की चीजें हो सकती हैं, कंचे हो सकते हैं जैसे पत्थर के टुकड़े हैं, टिकट हैं, कॉइन्स हैं, कुछ भी हो, वो अलग अलग तरह की चीजें इकट्ठी करने लगता है। औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ, इस अवस्था में बालक की भाषा विकास के साथ साथ औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ हो जाता है। वो स्कूल जाना शुरू करता है और इसके साथ साथ वो निरुद्देश्य भ्रमण करने की आदत भी हो जाती है, इधर घूमना उधर घूमना, टिक के नहीं बैठ। स्मरण शक्ति में सुदृढ़ता, उसकी याददाश्त बेहतर होने लगती है, चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से वो याद रखना शुरू कर देता है। अगला है काम प्रवृत्ति के प्रति न्यूनता, जो सेक्स के प्रति उसकी जो चीज जो धारणा है वो अभी भी पैसिव होती है। अधिकांश समय मिलने जुलने, खेलने कूदने, पढ़ने लिखने में व्यतीत करता है। काम प्रवृत्ति का प्रदर्शन इस आयु में नहीं देखने को मिलता। यथार्थवादी दृष्टिकोण का मतलब क्या है? रियलिस्टिक अप्रोच। अब वो कल्पना जो है उससे बाहर निकल चुका है, कल्पना जगत से बाहर है, और अब वो वास्तविक चीजों को देख रहा है और उनके बारे में सोच रहा है। प्रतिस्पर्धा की भावना, ये अगर इस आयु के बच्चे आपके घर में तो आप देखेंगे बाल्यावस्था में प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है, बालक अपने भाई बहन से झगड़ा भी करने लग जाता है। तो ये उसकी विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं कि इनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। विशेषताओं में हमने क्या क्या पढ़ा? शारीरिक और मानसिक विकास स्थिर होता है, मानसिक योग्यताओं का विकास होता है, प्रबल जिज्ञासा की प्रकृति आती है, वास्तविक जगत से संबंध बनता है, सामूहिक खेलकूदों में भाग लेने की प्रवृत्ति आती है, रचनात्मक कार्यों में रुचि होती है, आत्मनिर्भरता आती है, सामाजिकता की भावना का विकास होता है, नैतिक गुणों का विकास होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, संवेगों पर नियंत्रण होता है, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, औपचारिक शिक्षा उसकी प्रारंभ हो जाती है, विद्यालय जाने लगता है, स्मरण शक्ति में सुदृढ़ता आती है, काम प्रवृत्ति अभी तक उसके अंदर पैदा नहीं होती है, यथार्थवादी दृष्टिकोण, वो रियलिस्टिक चीजें देखने लगता है, और कंपटीशन की भावना उसके अंदर आ जाती है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? श्री गणेश उसकी शिक्षा का हो चुका है, और वो अब उसके जीवन की या किशोरावस्था का आधार तैयार करती है। तो वो कैसी होनी चाहिए? पहली, जिज्ञासा की संतुष्टि। ये जो बिंदु हैं ये अध्यापकों को और अभिभावकों को और समाज के लोगों को जरूर ध्यान में रखने चाहिए। जिज्ञासा की संतुष्टि का मतलब मैंने बताया कि एक बच्चा जो ऑब्जेक्ट अपने सामने देख रहा है उसके बारे में वो आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछेगा। तो जितने प्रश्न वो पूछता है उनके ठीक ठीक उत्तर देने का जो उत्तरदायित्व है वो अध्यापक का, अभिभावकों का और समाज के लोगों का बनता है। नहीं आता तो उसको बताएं कि मैं इसको जांच करके फिर से बताऊंगा। दूसरा है रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था। उसके लिए कुछ ऐसी चीजें अरेंज की जाएं कि वो ड्राइंग पेंटिंग कर सके, वो कटिंग के काम कर सके, वो कोई और जो भी क्रिएटिव कार्य है रचनात्मकता से संबंधित वो उसके लिए अरेंज किए जाए। पर्यटन की व्यवस्था नजदीकी क्षेत्रों में हो सकता है ताकि वो चीजें देखेगा, उसकी पर्यवेक्षण की क्षमता बढ़ेगी, उसकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो बढ़ेगी और वो ज्ञान अर्जित करेगा। अगला है सामूहिक क्रियाओं का आयोजन। ग्रुप एक्टिविटीज जो है वो होनी चाहिए। टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड भी गेम्स होने हो सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज हो सकती हैं, जो भी आप सामूहिक गतिविधियां करवा सकते हैं वो करवाई जानी चाहिए। संग्रह प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, बच्चा इकट्ठा करना चाहता है, रोके ना, उसको पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ दें। दूसरे देशों के जो करेंसी है उनको एकत्रित करवाइए, टिकट एकत्रित करवाइए, किसी अलग अलग लोगों की, नेताओं की, अलग अलग खिलाड़ियों की, अलग अलग गायकों की, अलग अलग अभिनेताओं की जो तस्वीरें हैं वो एकत्रित करवा सकते हैं। कुछ भी जो आपको लगता है जिससे बच्चा सीखेगा और उसकी संग्रह की प्रवृत्ति को भी वो हम सेटिस्फाई कर पाएंगे, तो ऐसी एक्टिविटी भी करवाई जा सकती है। अगला है सामाजिक गुणों का विकास। कैसे होगा? जितना ज्यादा हम उसको समाज में भेजेंगे, समाज में लेकर जाएंगे, और समाज क्या है? उसके मित्र मंडली, उसके बाद अपने साथ लेकर जाइए।
तो वो जो सामाजिक गुण है वो उसके अंदर डाले जाएं। अगला है अध्यापकों का स्नेह युक्त व्यवहार। डांट फटकार नहीं होनी चाहिए, तनाव बच्चे के लिए नहीं होना चाहिए, भय बच्चे के लिए नहीं होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। प्यार से हम उस बच्चे को ठीक तरीके से आगे लेकर जाएं। नैतिकता का विकास, हमने पढ़ा कि बच्चा जो है वो वास्तविकता की तरफ बढ़ रहा है और उसने कल्पना को छोड़ दिया है, कल्पनाएं करना। तो अब हमें क्या बताना है, जहां वो कुछ गलत कर रहा है उसको हमने रोकने की कोशिश करनी, और जहां वो अच्छा कर रहा है उसको बढ़ावा देना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो कहीं ना कहीं आनी चाहिए। अगला है शारीरिक विकास, जिसको हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। इस अवस्था में अगर हम बच्चे को ऐसी कुछ गतिविधियां करवाएं जो उनके शारीरिक विकास के लिए लाभकारी हो, तो वो बहुत फायदेमंद रहती है। तो विद्यालय में ऐसी गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए और परिवार में भी ध्यान रहे कि बच्चों को ऐसी गतिविधियों से जोड़ा जाए। अगला है करके सीखने की विधि पर बल। ये टाइपिंग मिस्टेक रहा है। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे को खुद करके कुछ सीखने की जो आदत है उसको सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करनी चाहिए। बालक को करने दें, गलत करे कोई बात नहीं है, 2 बार करे, 3 बार करे, और फिर उसको आप ठीक तरीके से चैनलाइज करते हुए बच्चे को सिखाएं। तो ये था हमारा टॉपिक स्टेजेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और इसमें हमने पढ़ा चाइल्डहुड स्टेज के बारे में। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।